हाय एवरीवन, दिस साइड सीएस प्रीति सोनी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट आर द टिप्स जो आप फॉलो करके अपने थ्योरी सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सकते हो। वेदर यू आर 11-12 स्टूडेंट और एल्स आप प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, एग्जाम में हाईएस्ट मार्क अचीव करना है मतलब इनडायरेक्टली हमें एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। एग्जामिनर को ये बताना है कि हमने साल भर अच्छी तरह से पढ़ाई की है, भले ही ना की हो तो भी हमें एग्जामिनर के माइंड में एक इम्प्रिंट छोड़ना है कि यार हमने साल भर अच्छी तरह से मेहनत की है। तो कुछ टिप्स यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। पहली बात, आपका जो आंसर है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एकदम अच्छी सी हैंडराइटिंग में, एकदम प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए आंसर्स के साथ। हर एक क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से आप शुरू कर सकते हो। इवन इफ मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका 3/4 पेज ऑक्यूपाइड हो गया एक आंसर में, तो बॉस जो बचा हुआ रिमेनिंग 1/4 है वो आप छोड़ दीजिए। आधा पेज ऑक्यूपाई हुआ है, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करिए। ठीक है, दिस वाज सम टिप्स। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे बच्चे पहले ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 पहले करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट। अरे ऐसा नहीं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपके पास में 4 सब पार्ट है, मेक श्योर आप क्वेश्चन नंबर 2 विथ ऑल द 4 सब पार्ट आप एक ही साथ में सॉल्व कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे। ताकि बिकॉज एग्जामिनर को तो तकलीफ नहीं होती है ना, एग्जामिनर के लिए काम बहुत आसान हो गया कि चल यार क्वेश्चन नंबर 2 है, सेंटर में अगर एकदम सेंटर में अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट 4, तो वो ज्यादा इजी हो जाता है एग्जामिनर के लिए कि हाँ यार एकदम सेंटर में लिखा है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। तो मेक श्योर कि आप जो भी आपकी जो आंसर शीट है उसके एकदम सेंटर पेज में लिखेंगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। और कोई भी क्वेश्चन पूछा है उसको आप आपके जो आंसर है उसको स्ट्रक्चर करो यार, प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर करो आंसर्स को। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसको अपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, कंटेंट रिलेटेड आप यहाँ पे 4 लाइन्स या 4 पॉइंट्स, मैक्सिमम 4 पॉइंट्स, मोर देन सफिशिएंट, यहाँ पे पॉइंट्स में आप लिख सकते हो आंसर। सेकेंड, मीनिंग एंड डेफिनेशन होना चाहिए। मीनिंग में आप अपने ओन वर्ड में लिख दो, डेफिनेशन एज इट इज लिखनी चाहिए अगर याद है तो। अगर याद नहीं है देन यू कैन से कि भैया एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जांपल अगर लॉ ऑफ डिमांड की मैं बात करूं वहां पे तो मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं आ रही है, मैं एग्जाम मोमेंट पे बैठी हूँ, ठीक है, तो हाउ आई कैन प्रेजेंट माई आंसर, एक्सप्लेनेशन गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो इस तरह से हम हमारे आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इज वाज आर द की थोड़ी बहुत हेरा फेरी भी हुई डेफिनेशन में तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा। और यहाँ से ये जो डेफिनेशन वाला वर्ड है वो हटा दीजिएगा, ठीक है। कहीं पे भी शॉर्टकट्स का यूज नहीं करना है। मतलब इकोनॉमिक्स का अगर आप नाम लिख रहे हो, ठीक है, या सेक्शन का नंबर लिख रहे हो, वेदर इट इज योर एसपी और ओसीएम वाला पेपर और एल्स आपका जो इकोनॉमिक्स पेपर है, करेक्टली मेंशन करना है अगर आता है तो। नहीं आता है, सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। डायरेक्टली आप कंटेंट की एज पर रेलेवेंट सेक्शन आप इस तरह से लिख सकते हो, आंसर्स की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो। इकोनॉमिक्स का नाम याद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एज पर द इकोनॉमिस्ट आप इस तरह से भी आंसर की शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद में आपका मेन कंटेंट होना चाहिए आंसर का, जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। फॉर एग्जांपल आपको लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने बोला है, तब यहाँ पे मेन कंटेंट आप यहाँ पे लिख दीजिए, देन आप कंक्लूजन पैराग्राफ लिख दीजिए। अब बात आती है कि यार मैम इतना लंबा लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, लेंदी आंसर्स होते हैं टेक्स्ट बुक में, वो हमें याद कैसे हो और इसका हम लोग आंसर्स प्रेजेंट कैसे करें। ठीक, जब लेंदी आंसर्स होते हैं तो डेफिनेटली आप उसको एकदम से फुल ऑन पैराग्राफ वाइज आंसर याद करके आप आंसर प्रेजेंट भी नहीं कर सकते। तो आपको प्रिपरेशन भी आपकी वैसी करनी होगी कि भैया आप पॉइंट वाइज आंसर्स माइंड में रख रहे हो एंड पॉइंट वाइज ही आप एग्जाम में लिख रहे हो। प्योर पॉइंट वाइज भी सफिशिएंट नहीं होगा। प्योरली अगर आप आंसर अपने पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हो तो भी वो आई कैची नहीं होगा। मेक श्योर कि आप अप्रोप्रिएट आंसर्स को स्ट्रक्चर करो कि जैसे कुछ पॉइंट वाइज होने चाहिए आंसर्स, फिर कुछ पैराग्राफ फॉर्म में 3-4 लाइन एंड में पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया, कुछ चार्ट्स बना दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई जो कंटेंट है जैसे इकोनॉमिक्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो भैया मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये इकोनॉमिक्स जो ये 2 पार्ट में होता है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये चार्ट बनाने में कुछ नहीं लगता, ये अपनी ओन क्रिएटिविटी से आप अपने आंसर्स को आई कैची बना सकते हो। देन ग्राफ्स, जहां पर भी ग्राफ्स है वहां पे आप ग्राफ बनाइए, चार्ट बनाइए, डायग्राम बना के आइए, प्रॉपर एग्जाम्पल्स होने चाहिए आंसर। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा तो बस करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आपको इन 4 फॉर्मेट में, ये 4
पार्ट्स में आप अपने आंसर्स को बाइफरकेट करके आप अच्छी तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। लिखने के टाइम पे लेमन लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, मतलब एक जनरलाइज आंसर अपने ओन वर्ड में लिख रहे हैं वैसा नहीं, बल्कि अगर इकोनॉमिक्स का पेपर होगा तो आप प्रोफेशनल लैंग्वेज ही यूज करिए। ओसीएम का पेपर है, एसपी का पेपर है, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप लॉ सब्जेक्ट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वहां पे भी प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखिए, लॉ की लैंग्वेज लिखिए। अब बात होती है कि वापस से पॉइंट वहीं पे आता है कि मैम इतनी सारी वर्ड्स चीजें जो लंबे लंबे आंसर्स होते हैं वो याद नहीं होते हैं। पूरा डिक्टो लिख के आना, डिक्टो लर्न करना एंड एकदम एग्जैक्टली एग्जाम में कॉपी पेस्ट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आपके आंसर्स में वो की वर्ड्स आने चाहिए। कई बार मैं आपको ग्राफ्स करवाने के टाइम पे मैं आपको बहुत सारी लाइंस लर्न करवाती थी कि व्हेन द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर जॉइंट, कि भैया जब आप ग्राफ बना रहे हो और ये जितने भी आपके ये जो पॉइंट्स आए हैं तो आप एग्जाम में इसको प्रेजेंट कैसे करते हो, व्हेन लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर जॉइंट वी गेट डिमांड कर्व डीडी, वी गेट सप्लाई कर्व एसएस। इस तरह से मैं आपको करवाती थी। तो ये कुछ टिप्स है, कुछ टेक्निक्स है कि या पर्टिकुलर कुछ लाइंस को हम लोग ध्यान में रख ले तो ज्यादा बेहतरीन होता है। तो लेमन लैंग्वेज का बिल्कुल यूज नहीं करना है, प्रोफेशनल लैंग्वेज का आपने यूज करना है। एग्जाम में शॉर्टकट यूज नहीं करना है, मतलब एंड के लिए सिर्फ एक सिंबल लिखकर आगे आ जाते हो आप, नहीं। एग्जामिनर चाहे अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, आपको आउट ऑफ में जा रहे हो, आप 95 के ऊपर जब जाते हो ना, तो एग्जामिनर आपके ये पॉइंट्स को लेके मार्क्स डिडक्ट करता है। एंड नहीं लिखेंगे, कंपनीज के लिए सीओ डॉट नहीं लिख के आएंगे, सभी के लिए SEBI लिख के नहीं आएंगे। हाँ, एक बार आपको पूरा लिखना होगा कि भैया सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर भले आप ब्रैकेट में सेबी लिख दो और फिर आप से उस पर्टिकुलर आंसर में आप सेबी लिखोगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वन टाइम तो आपको पूरा उनको एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट 2013 आपको पूरा बताना पड़ेगा, फिर बाद में आप द एक्ट फिर लिखोगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी जगह ये शॉर्टकट्स यूज नहीं करेंगे। आंसर्स में कैंसलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा अपने आंसर्स में कट शॉर्ट किया है, कैंसलेशन किया है, गंदा इंप्रेशन देता है कहीं एग्जामिनर पे। वो ये दिखता है यार ये बच्चा बहुत ज्यादा श्योर नहीं है अपने आंसर्स को लेके। तो ये सारी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। एंड यस, पर्टिकुलर क्वेश्चन जो दिया है उसके सारे पार्ट को आपको कंटिन्यूटी में ऑर्डर कर आंसर करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले आपको उसका फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट एंड फिर फोर्थ पार्ट। अब इस तरह से जंप मत कर देना कि भैया क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट पहले कर रहे हैं, फिर सेकंड पार्ट में आ गए, फिर फर्स्ट पार्ट एंड लास्ट में थर्ड, नहीं, ठीक है। बट अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 शुरू किया तो मेक श्योर आप वो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट आप ऑर्डर्ड वे में आंसर करेंगे। देन मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 3, देन मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 4। मतलब जो भी क्वेश्चन शुरू किया है वो क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट होने चाहिए। ऑलराइट, ओके गाइस, सो आई होप दिस ये जो टेक्निक्स है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हुई होगी। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।